जय हिंद। देखिए आज क्लास 10th का शिक्षा और संस्कृति लेसन बता रहे हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। महात्मा गांधी अपने शब्दों में सब कुछ लिख करके बताए हैं और यहाँ एक बहुत बेहतर शिक्षा के बारे में गांधी जी बताए हैं कि हमारा शिक्षा प्रणाली कैसा होना चाहिए। अगर इनके पद चिन्हों पर हम चलें तो काफ़ी मेरा देश तरक्की कर सकता है, पर हम लोगों को ऐसी शिक्षा की सख्त आवश्यकता है। अधूरा ज्ञान, ये तो गांधी जी बोले हैं, पहले तो सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। ये जिस बबुआ से लिखवाए हैं इनका सुलेख अच्छा नहीं है, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है? कैसे लिखेगा हम बताएंगे। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी ने लिखा है। इनका जीवनी पर एक प्रकाश डालने थोड़ा सा, अगर इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, लगभग या समझ लेंगे, तो गांधी जी पर निबंध भी आप लिख सकते हैं। तो एक कहानी के साथ साथ आपको पूरा निबंध का भी व्यवस्था मिल रहा है यहाँ पे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। कहाँ जन्म हुआ था? हाँ, पोरबंदर गुजरात में। ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक है? इनका पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह 1883 ईस्वी में 14 साल यानी कम उम्र में इनका विवाह हो गया था। इसके बाद विवाह के बाद वो वकालत पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी गए थे। लंदन में गए थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई हुआ। इसके बाद पढ़ाई जब पूरा करके वकालत पूरा हो गया, इसके बाद ये दक्षिणी अफ्रीका में 1893 से 1914 तक अपना आंदोलन चलाए। फिर वापस अपने वतन आए, यानी देश स्वदेश लौट गए, इंडिया भारत, और 1915 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1915 में स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े। अहिंसा और सत्याग्रह सबसे बड़ा इनका हथियार था। अहिंसा, हिंसा का विलोम उल्टा अहिंसा, तो अहिंसा, अहिंसा इनका हथियार रहा। अहिंसा और सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य, सत्य का आग्रह, मतलब हम विनती करेंगे। तो वो तो सही है, ये गांधी जी के जमाने में होता होगा, लेकिन आज अगर किसी से सत्य के रूप में चिल्ला करके अगर विनती करिएगा तो आपको सुनने वाला नहीं है और आपको गलत साबित कर देगा। बहुत सिंपल चीज है गलत साबित करना। अहिंसा इनका सबसे बड़ा हथियार था। जाति धर्म का भेदभाव को खत्म कर दलितों का उद्धार किया। जाति धर्म बहुत ज्यादा, अंग्रेज क्या किया था जब वो हमारे मुल्क में आया तो सबसे पहले विभाजन तो था ही, पर कैसे बताया एक बार कहानी में, ये पहले दिल्ली पर पठानों का शासन था, उसके बाद लगता है खारस खान कोई कवि थे, उसमें गुरु नानक के, गुरु नानक थे। अच्छा, गुरु नानक नहीं, पहले जब दिल्ली में शासन था तो पठान वंश का शासन था, तो फिर पठान जैसे उसमें रसखान आते हैं, वो भी राजवंश से थे, तो फिर इस तरह से मुगलों का शासन हो गया। पठान को परास्त कर मुगल शासन किया। उसके बाद अंग्रेज हमारे मुल्क में आए, धीरे धीरे पसरते गए और अंग्रेज हमको अपने अधीन ले लिए, मतलब हम गुलाम बन गए। अब उसकी आज़ादी के लिए गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम चलाए। उसमें जाति भेद बहुत सारे भर दिए थे, ताकि तोड़ के रखते थे ताकि हम उस पर हुकूमत कर सकें। पहले 4 भागों में बांटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। विभाजन तो पहले भी था, लेकिन उसके बाद में अब अंग्रेज क्या किया, इसको और मजबूती दे दिया, जाति धर्म के नाम पर बांट दिया। और आज भी हमारे मुल्क में वही हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि कल लाल कपड़े और गोरे रंग में थे और आज मिले हुए रंग और सफेद कपड़े में है। सावधान रहने की जरूरत है ताकि मेरा मुल्क ना टूटने पाए फिर से। इसके बाद उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काम किया, जाति धर्म का भेदभाव खत्म किया। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया। महात्मा की उपाधि किसने दी? चलिए, बहुत अच्छा। संपूर्ण राष्ट्र एक नाम दिया है उनको, क्या? बापू। और चाचा? बाबूजी गांधी जी। और चाचा जी? और शहीद आजम? भगत सिंह। अरे इसे भुला मत यार, सबसे पहले बोलो शहीद आजम भगत सिंह, क्योंकि देश के लिए जो कर गए शायद कोई बेटा कर पाएगा और शायद कोई ऐसा क्षत्रिय बेटा पैदा करेगा माँ। मैं तो कहता हूँ कि हर माँ अगर ऐसा शेर पैदा करे तो मेरे मुल्क में कभी गड़बड़ी ही नहीं होगा।
सब बिकाऊ होते जा रहे हैं। 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई। कारण क्या रहा होगा तो गॉडसे जाने। गॉडसे उनका परम शिष्य भी था, उनकी हत्या किया, क्यों किया अब उसके मन की बात। अगर गांधी संहिता पढ़ते हैं तो हमें गॉडसे संहिता भी पढ़ना चाहिए। जब तक तराजू के दोनों पलड़ों पर हम नहीं देख पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर लिखा है हत्या कर दी गई तो हम भी मानते ही हैं। 2 अक्टूबर उनकी जयंती मनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। पूरा विश्व अहिंसा का पुजारी तो पूरा विश्व है, फिर भी आज युद्ध क्यों हो रहा है? जीने के लिए पावर चाहिए। उन्होंने हरिजन यंग इंडिया पत्रिका का संपादन भी किया। अब हम लोग ये इनका जीवनी हो गया, ये राइटर जो है इनका जीवनी हो गया। अब गांधी जी कुछ मूल बात है, उसके बाद हम लोग लेसन की तरफ चलेंगे। गांधी जी ने कहा है जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना है। समझ में आए? प्रेम समझते हैं? प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दही ले जाए। लेकिन आज के लोग सीना तान के अहंकार से चलते, गलतियां हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को क्या बताए? प्रेम न बारी उपजे, समझ में आया? नहीं आया? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कहीं खेत बाड़ी में उपजता नहीं है और न किसी हाट बाजार में पैसे से बिकता है। प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दही ले जाए। जो आपको प्रिय लगता हो, राजा हो या प्रजा, ऊंचा हो या नीचा, बड़ा हो या छोटा, सभी को आप सम्मान करिए। टेक रिस्पेक्ट है, गिव रिस्पेक्ट। अगर आप आदर चाहते हैं तो करना पड़ेगा। इसके बाद सत्य से असत्य को, सत्य की राह पर चलिए। असत्य, ये तो मैं भी जानता हूँ कि अगर हम सत्य हैं तो हम हार नहीं मानेंगे, जीत हमें अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। जीवन में ना सही तो मौत के बाद, पर अवश्य मिलेगा। और कष्ट सहन से हिंसा को, हम कष्ट सहेंगे, कोई कितनों हिंसा करते रहेगा, हम कष्ट सहते रहेंगे और एक दिन हम परास्त हो जाएंगे। कैसे हम आप लोग को बार बार बताते हैं, मार्शल आर्ट में ऐसा होता है ना, क्या करते हैं उसको रोको, अटैक नहीं करो, ब्लॉक करो, ताकि दुश्मन को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। गांधी जी तो बहुत रिक्वेस्ट किए थे, क्या लगता था अंग्रेज छोड़ के भाग जाता? बिल्कुल नहीं। वो भाग आए तो भगत सिंह के दहशत से, चंद्रशेखर आजाद के दहशत से, जब उसे पता चल गया कि मुल्क के गली गली में भगत सिंह है, वरना देश तो मेरा 1922 में चौड़ी कांड के समय आजाद हो जाता। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। खैर गांधी जी भी अच्छा ही कहें कि जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीत लेंगे, सत्य से असत्य को जीत लेंगे और कष्ट सहन से हम हिंसा को जीत लेंगे। गांधी जी ने बताया कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा है। आध्यात्म योग का शिक्षा उसे दिल से समझिए। किसी भी भाषा को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को, किसी भी बात को अगर हम अंतरात्मा से महसूस करते हैं और पढ़ते हैं तो जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन आज के पढ़ाई में मुख में राम बगल में छोड़ी, कहे कबीर नियत है बुरी। शिक्षा का मतलब शरीर, बुद्धि और आत्मा के उत्तम गुणों का विकास होना चाहिए। समझ में आए? और आपको एक बात और जानो, लड़कियों के पास एक ऐसा सेंस होता है कि अपनी सारी चीजों को समझ लेता है, लेकिन परिस्थितियों को देखना होता है उसे, और गलत फील परेशानी। चलिए अब देखते हैं शिक्षा और संस्कृति में गांधी जी ने क्या क्या बताया, उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और कुछ हम बताऊं। बोलिए। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी का कहना है कि हिंसा मत करिए और इसके प्रतिरोध में हम अहिंसा को हिंसा के रूप में, जैसे जब हम हिंसा पर उतर जाएंगे तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम अहिंसक प्रतिरोध करेंगे, हम सत्य की राह पर चलेंगे, सहन शक्ति रखेंगे अपने अंदर और अंत में उससे हम जीत लेंगे। जीतना ही पड़ेगा। क्या कोई किसी का खून कर देता है या कोई किसी के सर फोड़ देता है तो हमारे भारतीय संविधान में कानून नहीं है? कानून है। अगर चोटिल कर दिए तो 307 में जाओगे। मतलब किसी तरह का कानून बना हुआ है कि कौन सा केस कैसे। तो जब कानून संरक्षण दे रहा है तो हम उसका लाभ उठाएं, हम मतलब तुरंत उतारू नहीं हो जाए उसका बदला लेने के लिए। पढ़िए। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। हाँ, अक्षर ज्ञान के नहीं, शुरू से उसको ऐसा तालीम दें कि उसके अंदर मानवता का विकास हो, सही मानवता का। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके
उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई है। बिल्कुल, सबसे पहले हम सत्य को पहचानेंगे और हमारे आत्मा के अंदर क्या है। पढ़ाने के लिए कहीं गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु को खुद आता है कि आपको पढ़ाएगा। आप अगर आत्मज्ञान अंदर से आत्मा का बोध हो जाएगा, चेतन और अवचेतन मन, चेतन और अवचेतन मन आपका दोनों अगर एकाग्र हो जाएगा तो सबसे उत्तम बनेगा। तो चेतन मन कभी कुछ कहता है, अवचेतन मन कभी कुछ कहता है, और उन दोनों को फिर संगम करके चले। सत्य की राह पर अगर शुरू से हम अडिग हो जाएं, मन चेतन मन कहा ये सत्य है, अवचेतन मन भी उसे मान लिया सत्य है सही रूप में, तो फिर हमारा बढ़ना अति आवश्यक है, कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता है। चलिए, शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, प्रेम से घृणा को, घृणा को, सत्य से असत्य को, सत्य की राह पर चल के सत्य को जीत लेंगे, और कष्ट सहन से हिंसा को कष्ट सहेंगे और हिंसा अंत में हार जाएगा, आसानी के साथ जीतना सीखे। बिल्कुल। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फार्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। देखिए, तालीम मतलब होता है शिक्षा। गांधी जी का एक आयोग आया था, जैसे पहले शिक्षा आयोग आता है, अभी भी नया आयोग चला है, राधा कृष्णन आयोग आया, महात्मा गांधी आयोग। शिक्षा में बदलाव के लिए अलग अलग आयोग आता रहा। अंग्रेज भी आया था तो अपना आयोग लागू किया था, शिक्षा नीति लागू किया था, उसको शिक्षा नीति को ही आयोग कहते हैं। आगे जाओगे तो पढ़ाई करना पड़ेगा ये सब। तो गांधी जी का कहना है कि हमारे अंदर एक ऐसा तालीम, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा कि सत्य को हम पहचानना सीख लें कि सत्य क्या है, फिर आपको तालीम मिलना आसान हो जाएगा। चलिए, मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठाक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। आँख, नाक, जितने भी मतलब ज्ञान इंद्रियां हैं, हम उसका सही उपयोग करें, ठीक है ना। अगर गलत उपयोग करेंगे तो देखिए, किसी चीज पर पहले आपको मन पर अंकुश लगाना होगा, 5 इंद्रियों पर पहले अंकुश लगाना होगा, और यहीं से सत्य की राह प्रशस्त होगा। अब मान ले एक पेंसिल चुराने वाला बच्चा ही कल का बड़ा बड़ा स्मगलर, फिर खूनी निकलता है या अपराधी बच जाता है, तो गलतियां कहाँ से शुरू हुआ? गलतियां घर से शुरू हुआ। बच्चे पहले घर में गलती करते हैं, माँ बाप उसे नजरअंदाज करते। तो गांधी जी ने क्या कहा? पहले सत्य का बोध कराइए, तो उसके अनुसार उसके माता पिता को उस रूप में होना चाहिए। अगर माता पिता जैसा शिक्षा और जैसी संस्कृति देंगे, उसी तरह वो आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अगर शुरू का तालीम अगर अच्छा नहीं रहा तो स्कूल में जाकर क्या सीखेगा, विद्यालय में जाकर क्या सीखेगा? देखिए, आप लोग को एक यहाँ पे बताऊं, एक लड़की जाती थी प्रतिदिन पढ़ने के लिए, एक लड़के उसके पीछे पीछे लगे रहते थे, प्रतिदिन उसे परेशान करते थे। वो एकदम सिंपल घर की लड़की थी, लेकिन सरस्वती विराजमान था उसके ऊपर। एक दिन अचानक वो लड़का सामने आ टपका, कुछ बोले उससे पहले लड़की कहती, भैया आप मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। और हाथ से राख के एक धागा फटाक से निकालती है किसी तरह, और लड़का हाथ बढ़ा देता है बांध के। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या बढ़ गया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या बढ़ गया? आप समझ गए कि रिश्तों की अहमियत पहले मन से समझना होगा, ठीक है। और दोस्ती भी बड़ा समझ बूझ के करिएगा, ठीक है ना। दोस्ती बिना समझे करिएगा तो ही बाद में पछतावा होगा। स्वभाव के मिलने से ही दोस्ती। गांधी जी सारे पहलुओं पर, अगर कोई अपराधी बन जाता तो अपराधी एक आदमी से तो नहीं बनता है, उसका गैंग होता है ना, तो कैसे होता है? उन दोनों का स्वभाव मिला और बनते चला गया, कड़ी जुड़ते चला गया। अच्छे लोग तो अच्छे लोगों का स्वभाव, बात समझ रहे ना। प्रोफेसर का झुंड, मतलब बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। हाँ, इंद्रियों के मतलब हम बच्चों का जो विकास करें गांधी जी, इस तरह होना चाहिए कि उनकी ज्ञान इंद्रियां जो है उस पर पूरे तरह से अंकुश लगा के चले। मन तो कुछ भी कह देगा, मन तो कुछ भी, मन इंद्रियां मन की गति से चलता है, और मन को परमात्मा की गति से चलाना होगा, तो सही चीज आप सब कुछ समझ लेंगे। आगे। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। बोले सर्वांगीण विकास होना चाहिए, आत्मा पर भी बल रखना है, काबू रखना है, उसे समझ के चलाना है। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, इसलिए आध्यात्म योग समझते हैं ना, योग। तो क्या बोले गांधी जी की, अपने मन को संतुलन में करेंगे, मन के गतियों के ऊपर हर तरह से हम उसको संतुलन में रखेंगे तो आध्यात्मिक शिक्षा दे जाएगा।
इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठाक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। शिक्षा हर तरह से, केवल अक्षर ज्ञान से नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा के कारण गांधी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया, जिससे मन, आत्मा, ज्ञान, इंद्रियां सभी पर अंकुश लगाना है, उस पर काबू रखना है। यानी कि मन जो कह देगा हम वैसे ही चल देंगे। ये सब बातें अविभाज्य हैं, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। बिल्कुल, पढ़ाई कितना आप कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन उसके पास आत्मबोध नहीं है, उसके अंदर करुणा का भाव नहीं है, तो किस काम का ज्ञान, किस काम का ज्ञान? ज्ञान ऐसा हो जो हम उसके जीवन में सही प्रयोग कर सके। अब कोई घायल व्यक्ति रोड पर पड़ा है, आप बहुत बड़ा विद्वान है, कौन सा किताब पढ़ के लाए, उसको हॉस्पिटल भेजने के बजाय वहाँ पे वीडियो ले रहे हैं। आप बताइए, आज तक देखे हैं कोई भी कि कहीं कुछ हो जाता है तो उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाए? लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ गलतियां हो रहा है तो उसका वीडियो बनाते हैं। गांधी जी ने क्या ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई लाचार व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा होता है, ये कैसी शिक्षा प्रणाली है? कैसा मास्टर पढ़ाने वाला है कि बैग लेके बच्चा स्कूल जा रहा है, बूढ़ा आदमी तरफ रहा है कि रोड कोई पार करवा देता? क्या तेरे अंदर करुणा नहीं है? तेरे अंदर प्यार नहीं है? कल तुम उसके जगह नहीं खड़े होगे। आप लोग भी ऐसा नहीं करना, जब कोई ऐसा लाचार उसे सड़क पार करवा देना, ठीक है। चलिए, वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता एक साधन है, ज्ञान अर्जन का एक साधन है। लेकिन क्या सूरदास कौन सा किताब पढ़े थे? कबीरदास। तो ज्ञान आत्मबोध से होता है, अंतर आत्मा का ज्ञान। जिस दिन अंतर आत्मा के चक्षु खुल जाएंगे उस दिन ज्ञान से आप परिपूर्ण हो जाइएगा। आगे, इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। हाँ, गांधी जी दस्तकारी शिक्षा पर बल दिए। हम लोग भी जब पहले पढ़ते थे ना स्कूल में, तो तकली से सूत काटा जाता था। तकली से एक पैसा रहता था, छड़का ऐसे घुमाने से सूत काटा जाता था, ठीक है। गांव घर में भी रसरी बांटा जाता है, ऐसे घुमा घुमा के ऐसा रहता है। तो गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का तालीम, बिल्कुल आज जैसे अगर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है तो अगर 10th क्लास तक आप लोग मान लें हाई स्कूल में पढ़ते हो, 1 घंटी खेल का है, कोई घंटी को थोड़ा टाइम बचा कर 5-5 मिनट सिलाई कढ़ाई अगर पेंटिंग तुमको सिखाया जाए तो आत्मनिर्भर बन सकती है। नहीं हो सकता ऐसा? ऐसी शिक्षा की व्यवस्था है हमारे देश में? नहीं। अगर 10th क्लास तक आप पढ़ाई करते हैं, हम क्या करेंगे? लड़कियों को जैसे अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई, इन सब चीज़ों को अगर ज्ञान दे दें तो कल वो भूखे नहीं मर सकता है। अगला जीवन जहाँ भी जाएगा, जिस तरह से भी अगर पढ़ाई हुआ तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, मैट्रिक के बाद एक को व्यवस्था दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं तो औद्योगिक शिक्षण पर संस्थान में आप मतलब कि ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेकर के आप आत्मनिर्भर बनेंगे। कैसे सिखाएगा? उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाया जाता है, नॉन इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाया जाता है। मतलब क्या क्या बता दूं, मशीन चलाना, गाड़ी चलाना, डीजल मैकेनिक चलाना, मतलब इस सब के बारे में बताया जाता है। वेल्डिंग करना और इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाता है। लेथ मशीन चलाना, मतलब व्यवसायिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वो मैट्रिक के बाद होता है। लेकिन अगर मैट्रिक के पहले भी अगर हम बच्चों में रुचि ला दें तो काफ़ी अच्छा होगा। आज देखिए हमारे देश के अंदर सभी, मतलब मैं खुलेआम एक तरह से चुनौती दे रहा हूँ कि देश के अंदर खेल टीचर, अब बताइए विदेश में जाइए, अब पहले देश मतलब हम अपने राज्य की पहले बात करूं, यही पंजाब में देखिए कि हर घर में शायद बेटियां प्लेयर है, लेकिन हमारे बिहार में क्या है? सब कोचे लोग खा जाते हैं। मिलेगा वहां से कितना, यहाँ आएगा कितना। किसी स्कूल में तो खिलाड़ी कोचे नहीं है। बताइए, गांधी जी ने स्वस्थ शरीर की कल्पना की है, तो स्वस्थ शरीर में हमारे शिक्षा में व्यवस्था है ऐसा कि हर स्कूल को एक खेल टीचर रखना है। कभी आपने देखा है स्कूल में खेल टीचर? बताओ जी, तुम्हारे नहीं पूछूंगा स्कूल का नाम। खेल टीचर के बारे में अगर जानकारी ही नहीं है, हर मतलब स्कूल के अंदर एनसीसी का व्यवस्था होना चाहिए ताकि देश के अंदर 1948 के तहत सैनिक शिक्षा बच्चों को दिया जा सके, जिससे वो देश की सेवा कर सके, देश के आपातकाल के समय वो काम आ सके। क्या ऐसी व्यवस्था है आपके देश के अंदर? नहीं, देश के अंदर है, लेकिन आपके स्कूल के होना चाहिए, नहीं है। सभी स्कूल में होना चाहिए एनसीसी का व्यवस्था।
अब क्या हो गए, तुमको एक फिल्म में भी दिखाया है कि एबीसी सर्टिफिकेट जिससे नौकरी के लिए प्रावधान है ना, उसकी अलग व्यवस्था है। ये सब चीजें होना चाहिए। गांधी जी बहुत सपना सजाए हैं अपने देश के लिए और अपना जीवन दे के चले गए, उसको पूरा करना हम लोगों का दायित्व है। चलिए, मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। हाँ, जब एक संतुष्टि मिलेगा ना कि हाँ भाई हमारे पास ये शिक्षा है, हम इससे अपना जीवन यापन कर लेंगे। ये लोग सिलाई कढ़ाई या लड़के लोग कोई मतलब किसी तरह का काम अगर सिखाया जाएगा वहाँ पे, तो वो काम करके अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसा नहीं ना कि एक बार हनुमान खुद हो जाएगा, पढ़ाई के बाद घर गृहस्थी का जिंदगी मिल गया, उसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करेगा, जीवन संकट में पड़ जाएगा। चलिए आगे। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। हाँ, आज अब जैसे यांत्रिक ढंग से नहीं कहते, टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो देश तरक्की करे, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही आपको यांत्रिकी, जैसे अभी तो है कंप्यूटर शिक्षा। आप क्या रहे हैं स्कूल में, कंप्यूटर शिक्षा है या नहीं है? कंप्यूटर है कि नहीं आपके स्कूल में? ना। है ना। तो गांधी जी का सपना तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन किस तरह? सिर्फ किताबों में। किस तरह? इसके लिए गलती कौन है? किसकी गलती? किसकी गलती? आपकी गलती है। अगर आपका अत्याचार हुआ तो आपको रोकना है ना, कि पहले पड़ोसी आएंगे? पहले कौन आएंगे? आपने कभी आवाज उठाया कि हाँ हमें कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए? कंप्यूटर है ना आपके लोग के स्कूल में? तो जब क्या बोलते हैं, प्राइमरी में अगर कंप्यूटर आ गया है तो गांधी जी के सपना कहाँ जा रहा है? उन्होंने तो कहा था कि चाहिए तो सरकार दे दिया आपको, अब आप पढ़ते हैं या लॉक रहता है, ये आपकी जिम्मेवारी है। पढ़िए। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। आजकल के तो प्राइवेट स्कूल वाले को देखते हैं, लिखता है कंप्यूटर का सर्वोत्तम व्यवस्था। जाइए घूमने के लिए, खाली बच्चों के पास 500 का किताब मिलेगा कंप्यूटर का, 500 का किताब मिलेगा कंप्यूटर का, 400 का, 300 का मिलेगा किताब। लेकिन कंप्यूटर मास्टर जी कहाँ है आपका लाइव कंप्यूटर का? तो पता चलता है कि नहीं है। मतलब ये देखिए कैसे गार्जियन को मतलब धोखा दिया जाता है। वाह रे भाई, धोखा खाते हैं हम लोग। अरे एक ऑटो पर 3 सीट है, वो 4 बैठा था, तो गलती किसकी है? गलती आपकी है ना कि 4 बैठ गया था। नहीं जाएंगे, दूसरा पे जाएंगे, आराम से बैठेंगे, जगह नहीं देंगे। पढ़िए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हैं। हाँ, ये लाइन को दोहराइए तर फिर से धीरे धीरे। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, सबसे पहले वाली शिक्षा क्या क्या? सफाई, तंदुरुस्ती, साफ सुथरा रखना है अपने आप को, शरीर को तंदुरुस्त रखना है। जिसके लिए क्या करना होगा? एक्सरसाइज करना होगा। और आगे भोजन शास्त्र, हाँ, भोजन सही से समय से खाना। अगर समय से सब काम शुरू कर, समय से खाना है, रूटीन से खाना है, पढ़ाई करना है, मम्मी पापा का मदद करना है। तो आज की लड़कियां वो उठेंगी कै बजे? 7 बजे पढ़ने जाना है, तो अरे उठ बेटी परहेजो, उठ बेटा, जब ना संडे है। अरे तो संडे को तुम खाना नहीं खाते हो? संडे की जो मेरी नौकरानी है, यानी आपकी मम्मी है, वो क्या खाना नहीं बनाती हैं? ये कौन सा शिक्षा है? अरे गांधी जी के सपना सिर्फ गांधी जी के जीवनी मत पढ़ो, उनका जन्म दिवस, उनके जन्म दिवस पर प्रण लो कि हम मम्मी को काम में हाथ बटाएंगे। कल आज जो तेरी मम्मी है, उनकी भी कोई मम्मी थी या नहीं? आपकी मम्मी की कोई मम्मी थी या नहीं? तो कल बाकी आप समझदार हो ना, तो जो मम्मी सिखाती है उसे सीखो, समझो। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? घर में होता है। प्रथम पाठशाला आपका घर है, वहीं से शिक्षा, वहीं से पहली शिक्षा हासिल करिए। स्वस्थ रहना मम्मी आपको सिखाती हैं, और फिर क्या करती हैं? जितनी भी बातें बताती हैं उनको अगर आप ध्यान से सीख लेंगे तो आपको फिर कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा गुरु कौन है आपके? महागुरु कौन है आपके घर में? मम्मी और पापा गुरु हुए, और महागुरु आपके दादा दादी हुए। कितने लोगों के दादा दादी साथ साथ रहते हैं? हाँ बताइए। किसकी किसकी दादी बदमाश है? वाह। अगर तेरी माँ कहती है, पहले सुन लो, तेरी माँ कहती है कि तेरी दादी बदमाश है, मतलब मेरी माँ बदमाश है, तो क्या तेरी माँ अच्छी है? वो भी तो कल दादी बनेगी ना। कह दो अपने अपने मम्मियों को कि मेरी माँ पर उंगली ना उठाए, क्योंकि कल उसके पर उंगली उठने वाला है। गांधी जी ने ऐसी शिक्षा की कल्पना की है कि हम प्रेम से रहें। प्रेम, माँ अगर नहीं होती, मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं आता, मैं नहीं आता तो तुम नहीं आते। तो तुम क्यों नहीं समझते हो कि जो दादी, बागवान फिल्म में सबसे अच्छा रोल किसका है? दादी। अगर दादी नहीं होती तो लड़की के साथ क्या होता? आप समझ रहे हो ना? आज से दादी से प्यार करोगे? इसलिए नहीं कि मैं समझा रहा हूँ, वास्तव में दादी अमूल्य रत्न है, धरोहर है। आज समाज में
लोग माँ बाप को तिरस्कार कर रहे हैं, किस नजरिया से देख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल की जगह अनाथालय अब ज्यादा बन रहा है, माँ बाप को लोग भूलते जा रहे हैं। तो कल तुम भूलोगे, अगला दिन तेरे बच्चे तुम्हें भूल जाएंगे। चलिए, अपना काम खुद करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल है। कौन कौन इसमें माता पिता को मदद करता है? हाथ उठाओ। मदद करते हो तुम लोग सही रूप में? कौन झूठा है इसमें? चलिए आगे। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और बिल्कुल, आज के लड़कों को कहाँ पता है कि अब स्वावलंबी कैसे बनेंगे। बोलेंगे बेटा मन लगा के पढ़ाई करते हैं, पढ़ेंगे ना। तो अरे पहले ये सोचो स्वावलंबन कैसे बनेंगे, जब हम पूर्ण ज्ञान हासिल करेंगे। घर में लड़की लोग हैं, मम्मी का भी हाथ बटाए, थोड़ा सीखे घर का काम, यानी बाहरी काम, सिलाई कढ़ाई वगैरह। लड़के लोग हैं जिनके पापा डॉक्टर हैं, 5 मिनट के लिए बैठ जाए उनके पास क्लिनिक में, तो कैसे क्या होता है, किसी मान ले कभी इमरजेंसी केस आ गया, पापा नहीं है, किसी का सर फटा है, अगर तुम जानोगे तो उसको क्या कर सकते हो? रिपेयर कर सकते, मतलब उसका इलाज कर सकते हो ना, उसकी जान बच जाएगी, तेरे पापा का सम्मान बच जाएगा। किसान का बेटा, उसको खेत में काम आना चाहिए। मतलब जो जिस तरह से काम करता है, कोई जरूरी नहीं कि किसान का बेटा किसानी में रुचि ले। कोई किसान का बेटा है, उसको मन करता है तो मैकेनिक वाले के पास 10 मिनट बैठ जाए तो वहाँ के कुछ ज्ञान हासिल कर लेगा। तो इस तरह से गांधी जी का एक सपना साकार हो जाएगा। आपको जिस चीज में भी रुचि हो उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़िए, खुद आगे बढ़िए, आपका सर्वोत्तम विकास होगा और स्वावलंबन बनेंगे। लेकिन आज के लड़के गलत संगति में ज्यादा रहते हैं ना, गलत संगति में ज्यादा रहते हैं, अलबल फालतू। जब से दारू बंद हुआ है तब से तो मैं कहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे स्माइकर बनते जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप देखते हैं पी के रोड पर रहता है स्माइक पीने वाले, कैगो को पकड़ा है, कैगो को पकड़ा है प्रशासन? एक को भी नहीं पकड़ता है। जिस दिन पकड़ ले बंद हो जाएगा स्माइक। आगे चलिए। और वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। हाँ, संगीत में मतलब संगीत के माध्यम से कुछ ऐसा उत्साह भरा जाए जैसे कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है ना। मतलब कि अगर इंडिया को बढ़ाना है तो सबको बढ़ना होगा। तो कहते हैं ऐसे कि ऐसी तालीम हो जो संगीतमय के हिसाब से उसको अंदर प्रेरणा, जैसे कैसे आर्मी वाले को जब जाना होता है बॉर्डर पे तो उसको एक अलग सॉन्ग दिया जाता है ना, देश का एकदम देश प्रेम जगा दिया जाता है। उसके अंदर कोई बीवी बच्चा नहीं, कोई माँ बाप नहीं, केवल वतन। और आप जब जानते हो सबसे खुश आना चाहिए कि फौजी को जवान क्यों कहा जाता है? जब पीठ पे अपना बेडिंग बांध लेता है तब पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि मेरी माँ रो रही है या मेरी बेटी रो रही है, मेरा बेटा या मेरी पत्नी रो रही है, वो मुड़ के नहीं देखता है। कहता है अब ये जब तक तेरा थे, जब बेडिंग पीठ पर आ गया तो अब हम वतन के हैं। इसलिए गर्व है हमें भारतीय जवानों पर। प्रधानमंत्री को एक बार सोचना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री का बेटा होता तो 4 साल के लिए आर्मी में नहीं भेजते। ये मेरा दावा है। कोई भी मंत्री अपना बेटा को 4 साल के भेज के देखे, सेना मेरा 10 साल के अंदर अंदर स्ट्रांग होता है और दुश्मनों का डट के मुकाबला करता है और कराने का ट्रेनिंग देता है। इसलिए इस पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए, इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि सेना का नौकरी कम से कम 15 साल अवश्य करे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी विनती है सरकार से। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। हाँ, औद्योगिक शिक्षा अगर दिए जाएंगे आपको तो काफी दूरगामी परिणाम होगा। लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, स्वरोजगार स्वावलंबन बन जाएंगे। चलिए, इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और नगर बने शहर और गाँव, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी तालीम जहाँ हम शिक्षा ऐसा दें कि लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तो नगर में हो यानी शहर में हो या गाँव में हो, क्या फर्क पड़ता है? सभी लोगों को जीविकोपार्जन का साधन चाहिए। अगर गांव तक को मिल जाता है, अगर शिक्षा की व्यवस्था हर जगह इक्वल है तो फिर गांव में भी मिल जाएगा। तो अगर गांव में शिक्षा वैसा मिल रहा है तो गांव में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। विषाक्त जहर कैसे? शहर के लोग ज्यादा पढ़ते हैं, गाँव के लोग, अरे गांव में वो साधन दो। गांव के लोग भी प्रधानमंत्री जी, गांव के लोग भी वोट आपको देते हैं, मुख्यमंत्री जी गांव के लोग भी आपको वोट देते हैं, तभी आप जीतते हैं। शहर वाले ढोंगी हो सकते हैं पर गांव वाले तो प्यार के भूखे होते हैं, वो स्वच्छ दिल वाले होते हैं। ऐसे एक शहर में रात क्या क्या बताया जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे जिस दिन हमारे जो मंत्रीगण हैं, जिस दिन हमारे यानी ऑफिसर्स लोग हैं गाँव के विकास करना चाहेंगे, उस दिन मेरा देश तरक्की की राह पर जाएगा। आज हम के पाठक को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से कि आज जो शिक्षक को ज्वाइनिंग ले रहे हैं उनके अच्छे क्वालिटी के शिक्षकों को कह रहे हैं भैया आप गांव में जाकर सेवा दें। और इस तरह मेरा गांव एक दिन चमकेगा, हमें उम्मीद है। और अब हमें लगता है
कि वो एक सफल ऑफिसर का मतलब भार जो ग्रहण करने के बाद उनका निर्वहन कर रहे हैं, कि सभी शिक्षक को बोल रहे हैं अगर आपको है तो गांव में जाके योगदान दीजिए। अगर एक सफल टीचर गांव में जाके योगदान देगा तो मेरा देश जरूर आगे बढ़ेगा। इसलिए के पाठक को हम दिल से धन्यवाद देते हैं इसके लिए। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। हाँ, रक्त रंजित की जरूरत नहीं है, केवल शिक्षा प्रणाली को सही कर दिया जाए। शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस अगर अपना सही रूप से अपना कार्य करेंगे तो मेरा गांव भी तरक्की उतना ही करेगा जितना मेरा नगर करता है। नगर में क्या है भाई, सारे व्यवस्था है। अगर व्यवस्था गांव में मिल जाएंगे तो गांव के लोग शहर क्यों भागेंगे, उनका पलायन गांव की तरफ क्यों होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार अगर मिल जाएंगे तो क्यों पलायन होगा। फिर मेरा गांव भी विकास करेगा, तेजी से विकास करेगा। नगरों की अपेक्षा गांव तेजी में विकास करेंगे। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक बात तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि गांधी जी क्या करें कि जो विदेश से मंगाते हैं, जैसे राफेल मंगाया गया, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर राफेल बना दिए जाए तो समझिए कितना होगा, कितने पैसे बचेंगे। आज हमारा खेत 1 कट्ठा परित रह जाता है, ठीक है, तो आप सोचें कि मेरा परित रह गया, ये आपकी गलत फहमियां हैं। अगर 1 कट्ठा में 1 मन अगर गेहूं अनाज उत्पादन होता है तो कल हमको दूसरे देश से लाना नहीं पड़ेगा। हम आत्मनिर्भर रहेंगे खाद्यान्न के मामले में। फिर मेरा जय जवान जय किसान का नारा भी सफल होगा। लेकिन आज क्या होता है, खेत परित रह जाता है तो उसमें उत्पादन नहीं होता। तो एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों पर हमको ध्यान देना होगा। 1 किलो अनाज अगर घट जाएगा तो आप क्या करेंगे, घर में तूफान मचा देंगे। हमारे देश को दूसरे देश से हमको खाद्यान्न लेना पड़ेगा। तो एक एक चीज, ये नहीं कि कोई मंत्री है वो सोचे, संतरी है वो सोचे, सेना है, हम सबको उसके रूप में सोचना होगा। जैसे हम अपनी रक्षा खुद करना सीखते हैं उसी तरह सब चीज पर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जन साधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। देखिए यहाँ तो क्या देखते हैं, वतन वतन वतन, इंडिया का झंडा लहरा लेंगे। और खैर दोनों, देखिए दोनों पहलू है। एक अच्छे अच्छे जो वैज्ञानिक के रिसर्चर हैं जो विदेश चले जाते हैं, तो खैर इसमें भी है कि विदेश जाते हैं तो वहाँ कमाते हैं, वहाँ के आय आता है और इंडियन मुद्रा में बदल जाता है और इस तरह से हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, सत्य बात है। पर उनको, ऐसे लोगों को राष्ट्र के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम विदेश में पैसा ना कमा करके हम अपने राष्ट्र का उत्थान कैसे करेंगे, हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे अब्दुल कलाम विदेशी कहा था कि हम जितनी वजन है उतना हम आपको मुद्रा देंगे, आ जाइए मेरे वतन के लिए काम करिए। लेकिन अब्दुल कलाम ने कहा था कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, इतना किसी की औकात नहीं है। अगर ऐसे हमारे देश के साइंटिस्ट, रिसर्चर लोग सोचेंगे तो दिन हमारा देश विश्व में नंबर 1 होगा। चलिए, जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा, चरित्र निर्माण। मैं सबसे पहले जब देश की आजादी गांधी ने कल्पना की कि देश आजाद हो जाएगा तो सबसे पहले चरित्र निर्माण, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करेंगे जिससे मेरा समाज विकसित होगा। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा। जिस व्यक्ति में शिक्षा, ऐसी प्रणाली हो, देश प्रेम, परिवार प्रेम, समाज प्रेम जिसमें जागृत हो जाएगा, मेरा देश खुद तरक्की की राह पर चल जाएगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा, अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। गांधी जी कह रहे हैं कि जो दूसरे भाषा में, अंग्रेजी में शेक्सपियर वगैरह जो कहानी लिखे हैं वो अंग्रेजी नहीं आता तो क्या नहीं पढ़ेंगे। हम जो विद्वान कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इस तरह से वो जो जिस भाषा में, गुजरात के लोग गुजराती भाषा पढ़ ले, गुजराती में कर दिया जाए, हिंदी वाले हिंदी में कर दिया जाए। तो इस तरह से तो बड़े बड़े जो लेखकों का जो किताब है उसका ज्ञान आप सभी के अंदर आ जाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि हमको इंग्लिश पढ़ना पड़े, जो उर्दू में लिखा है उसके लिए जरूरी नहीं कि हमको उर्दू पढ़ना पड़े, तो हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए। जैसे रामायण, महाभारत पहले संस्कृत में था, हिंदी में कर दिया गया तो लोगों को अच्छा ज्ञान मिल रहा है, सब लोग उसकी भाषा को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। उसी तरह ऐसी तालीम की व्यवस्था की जाए। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला में लिखे हैं, अगर हिंदी अनुवाद में रहेगा तो उसकी भाषा को हम लोग पढ़ते हैं आराम से।
वे मुझे अच्छे से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्रों के हाथ में आता है। अब बताइए, मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग को जो भी भाषा, जिस भाषा में भी लिखा जाता है, अंग्रेज इंग्लिश में अनुवाद करके अपने आप में सब लोग देश में अपना प्रचार कर लेता है और शिक्षा को ज्ञान कर लेता है। तो हमारे देश में भी जरूरत है बड़े बड़े राइटरों की किताब को, जहाँ जिस भाषा के लोग हैं, जिस भाषा के लोग हैं, वहाँ पे उस भाषा में उपलब्ध करा दीजिए और वो ज्ञान हासिल कर लेंगे। चलिए, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो? यह अच्छी मितव्ययिता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके बता दे रहे। ये अपनी भाषा में कर देगा। चलिए, यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूपमंडूक बन जाए और या अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लें। कूपमंडूक मतलब क्या होता है? कुआं के मेंढक। कुआं का मेढक है। कह रहे हैं गांधी जी कि हम नहीं कि हम बहुत बड़ा विद्वान है ना, पता है हिंदी भाषा जानते हैं, हमारे बहुत बड़ा विद्वान है, नहीं कहते कुआं का मेढक मत बनो। सारे भाषाओं में लिखे हुए जो शब्द हैं उसको अपना अनुवाद लेकर के सबका ज्ञान हासिल करो, तब देखोगे ये देश दुनिया कहाँ चल रहा है और हमें कहाँ आगे बढ़ना है, हम कितना पीछे हैं। तो ऐसे कैसे आप लोग कहते हैं कि टेस्ट में देखो, तुम लोग जो भी पढ़ाई की है एक शब्द नकल मत करना, अपने आप से लिखना है, जिससे तेरी कैपेसिटी, तेरी क्षमता का पता चलेगा कि कौन, ये नहीं देखना है कि कौन सवाल का उत्तर लिख दिए, आपको ये देखना है कि किस सवाल का उत्तर हमें नहीं आया और वो हमको याद करना चाहिए, हमको समझना चाहिए। लेकिन आप हाँ ये लिख दिए हैं, अरे 5 प्रश्न में 4 प्रश्न का उत्तर देना था, तुम 4 प्रश्न लिख दिए, 5वां प्रश्न क्या ऐसा था जो तुमको नहीं आता था, तो वो सवाल को देखो, वो सवाल को देखो जो तुमको नहीं आता था और तभी ज्ञान में परिपूर्ण होगे। मगर मैं नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। अब देखिए, मतलब भाषा के साथ साथ धर्म की भी बात करें। अब लोग कहते हैं मैं सनातन हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं इस्लाम हूँ। क्या इस्लाम है, क्या सनातन है, बताइए। इस्लाम वाले इस्लाम का परिभाषा बता दे, सनातन वाले सनातन का परिभाषा बता दे। इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा तालीम लो जैसे भाईचारा हो, प्रेम हो, अपने धर्म, अपने मजहब को अच्छी तरह समझ लो, तो क्या तेरा धर्म, तेरा मजहब, तेरा राष्ट्र और तेरी भाषा किसी को अपमानित करने की इजाजत देता है? अगर नहीं देता है तो तुम क्यों करते हो? मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। धर्म मजहब किसी को अपमानित करने की इजाजत देता है, इसका मतलब वो धर्म और मजहब और भाषा अच्छा है ही नहीं, उसमें गलत ज्ञान भंडार है। अच्छे कोई भी धर्म कहेगा कि तुम उससे अपमानित करो, कोई भी भाषा कहेगा इंग्लिश 4 लाइन बोल दिए तो समझ लिया बहुत बड़का हीरो है, लेकिन अपने ज्ञान इंग्लिश का मतलब ही नहीं जानते हैं कि क्या होता है। चलिए, हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है। क्या कहते हैं कि ज्ञान है और उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जिस तरह से कैसे है, किसका लाश मसाले में रखी। लेनिन के अभी भी शरीर में क्या लेप लगा के रखा हुआ है ना, तो समझिए कि मसाले में रखी हुई लाश की तरह है। तो ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। जो ज्ञान का प्रयोग करे तो सही रूप में मेरा देश विकसित होगा, विकासशील तेजी से आगे बढ़ेगा। जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह सिखाता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह सिखाता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अपनी संस्कृति को हृदय में अंकित कर लें और हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, वैसा ही हम व्यवहार करें, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। बिल्कुल, अगर ये धर्म का ज्ञान नहीं है तो सामाजिक आत्महत्या होगा। शीतल बहुत ज्यादा समझ रही है। शीतल, आप जवाब दीजिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? देखो, संस्कृत में कहावत है, महाजनो जे नगता सा पान था। 3 को विद्वान पढ़ के आए थे, तीनों कहे गुरु से मैं बहुत विद्वान बन गया हूँ। ठीक है, चलिए आगे आइए। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। दूसरे संस्कृति का कभी अपमानित नहीं करना है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। नहीं, आज तो हो रहा है बेटा हमारे देश में। वो कहता है ये धर्म है, ये शिक्षा है, अच्छा, तो अंग्रेजी बोले तो बहुत हाई फाई, हिंदी वालों को वैल्यू नहीं। जबकि हिंदी अगर कहूँ कि बेटा तो केवल हिंदी लिख दे तो नहीं लिखने आता, और इंग्लिश से फटाफट बोलता है। तो मैं देखिए इंग्लिश का विरोध नहीं करता,
क्या कहे, पहले हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने मजहब को अच्छा से समझे। तो क्या अंग्रेजी कहता है कि हिंदी वालों को अपमानित करो? क्या हिंदी कहता है कि अंग्रेजी वालों को अपमानित करो? नहीं, कोई धर्म इजाजत नहीं देता, कोई भाषा नहीं। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। संशय, हम भी संशय में हैं कि आर्य बाहर से आए थे या भारत के थे, कहना मुश्किल है, लेकिन अब हमारे देश के हो चुके हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। जब गांधी जी नहीं किए तो मैं क्यों करूं? मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए मिलजुल कर रहे हैं, और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की उपज हैं। बिल्कुल, हम लोग ईद में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, छठ पूजा में भी करेंगे, और सभी लोग मिलकर भी करते हैं। ये हमारे वतन का सबसे बड़ा खासियत है। विदेश वाले भी मेरे देश से सीखते हैं, हमें किसी देश से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। कहने का मतलब समझिए, लोग जो धर्म 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 के नाम पर लड़ते हैं, ये नहीं कि चारों तरफ से हम घिर जाएं। हम सभी के साथ प्यार से, भाईचारे के साथ रहेंगे, सत सम्मान रहेंगे और सत सम्मान रहने देंगे। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से की हवा कब तक बहेगी? जब हम सभी धर्म का सम्मान करेंगे। नहीं तो एक कहेगा कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, फलना राष्ट्र, ये पता नहीं, ये बाबा लोग कितने विद्वान हैं, हमको तो समझने में नहीं आता है। कभी हो जाए आमना सामना, तब भी तो पता चले कि गांव में भी, बस्ती में भी कुछ है खजाना। मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य मैं एक धर्म शास्त्री से बहुत बातें कर रहे थे ना, धर्म ज्ञान के। मैं पूछा, ए महात्मा, मतलब रियली बात बता रहे हैं, आप उर्मिला का भूमिका बता दीजिए। तो क्या उर्मिला कौन है? वो सनातन की बात कर रहे थे। मैं पूछा सिर्फ उर्मिला की रामायण में भूमिका आप बता दीजिए। आप में से कौन बता सकता है उर्मिला की भूमिका? सब आप सनातनी, बताइए उर्मिला कौन थी, बताइए। लक्ष्मण 12 साल अपने भाई के साथ 14 साल वनवास रहे थे, कितने दिन सोए थे? क्यों नहीं? वाह, चलो इतना में एक तो है जो रामायण के ग्रंथ को बचा लिया। उर्मिला नींद से स्वयं वरदान ले ली थी और लक्ष्मण का नींद अपने आप पे ले ली थी। तो इसके बारे में उर्मिला का रामायण में बहुत बड़ा योगदान है, वरना मेघनाद का वध नहीं होता। तो मैं कैसे कहता हूँ, इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं हम आपको कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो भी देश का, वतन का, अपनी रक्षा कर रहा है, वो भी एक सैनिक की तरह है। मेरे खेत में जवान किसान काम करे, वो भी एक सैनिक है। बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है, वो भी एक सैनिक है। मेरे डॉक्टर, वो भी एक सैनिक है। सब अलग अलग रूप में। जिस तरह से राजमहल में रह के उर्मिला मेघनाद के वध में योगदान दी थी। बात समझ में आया? तो यहाँ सभी को बराबर समझने की जरूरत में है। समझ में आया? जब तक हम एक दुकान में काम करने वाला लोग अगर वो राशन घर घर नहीं पहुंचाएंगे, नहीं देंगे दूसरे, तो कैसे आएगा? तो सब एक माध्यम है। ये नहीं सोचिए मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। ऑफिसर जी, मैं आपको कहता हूँ कि आप बॉडीगार्ड के सहारा जीवित रहने तक ठोक देता कोई भी, तो बॉडीगार्ड का अपमान मत करिए, डांटिए मत। मेरे देश के जवानों को शर्मिंदगी की तरफ मत ले जाइए। आप अपने आप को IAS IPS, ठीक है ऑफिसर हैं, लेकिन किसके बल पर हैं? जवानों के दम पर हैं, मेरे पुलिस अफसर के दम पर हैं। आप कोई भी हो, सम्मान करिए। अगर आप अच्छे रूप से सुरक्षित हैं तो मेरे देश के सिपाही, जवान, कमांडो के ऊपर सुरक्षित हैं। उसको भी एक बार प्यार से बोल के देखिए, आपके लिए तो जान यूं ही कुर्बान कर देगा, आपको कुछ होने नहीं देगा। तो आप लोग भी जब कोई किसान मिले थे, नहीं किसान है नहीं, एक हर के अंदर प्यार है, हर के अंदर सम्मान। किसी लोग को जरा आप सम्मान दे के देखिए तो कितना आपको पॉजिटिविटी देता है। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं आप लोग, ऐसा करते ही नहीं। मैं तो देखता हूँ जो साहब के तरफ बहुत बड़का साहब हूँ, उनके लिए ले जाने के लिए पुष्पक विमान आया था, लाने के लिए भी अब पुष्पक विमान आएगा उनको ले जाने के लिए भी। अरे जौना लकड़िया से तू आयल बड़ा, वह लकड़िया से हम आयल हैं, वह लकड़िया से हम जा, तू जेब, वहाँ कोनो फर्क ना मिली, बुझ गई ला? तो सबके सम्मान करा, तारों के सम्मान मिली। पढ़ा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें, और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि सभी देश जाइए, वहाँ के सभी भाषाओं को पढ़िए, सब कुछ सीखिए, और जो उसमें अच्छाइयाँ हैं वो ला के अपने वतन को समर्पित कर दीजिए, ताकि मेरा देश तरक्की के राह पर चल सके। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि गर्व है, हिंदी लिखते हैं, हिंदी बोलते हैं, भले लोग कहें अंग्रेजी, ना अंग्रेजी का अपमान करते हैं ना हिंदी को हम भूलते हैं, या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है।
भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं। हाँ देखिए, सभी धर्म मतलब हम लोग कितने प्रिय हैं कि दूसरे देश वाले भी आकर के यहाँ बस जाना चाहते हैं। अरे इतनी तो छोड़ दो, जितने भी भगवान हुए लगभग हिंदुस्तान में ही जन्म लिए, तब विदेशियों का क्या। मैं विदेशियों का ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन हम लोग के पास एक नियम है, एक कानून है। क्या माँ बाप का संबंध, बेटे बेटी का संबंध, भाई बहन का एक रिश्ता, गुरु से कितने ऐसा परंपरा शायद ही किसी मुल्क में होगा। गर्व है हमें भारतीय होने। जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृति को हजम कर लेती है। हाँ, अमेरिका में उसी का संस्कृति चलता है। देखिए गांधी जी कह रहे हैं, वो अमेरिका गए, उनको पता है तो वहाँ, लेकिन हमारे देश में सभी लोगों का प्यार, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाता है, चाहे कोई भी आ जाए। और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है, बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। हाँ, मतलब वो जबरदस्ती अमेरिका में रहने वाले लोगों को वहाँ के अनुसार चलना होगा, लेकिन हमारे भारत में जितने भी लोग आए हैं, विदेशी लोग भी रहते हैं, सभी को समान नजरिया, समान दृष्टि और समान प्यार दिया जाता है। यहाँ पे यहाँ तक कि कुछ दिन रहने के उपरांत नागरिकता भी प्रदान कर दिया जाता है। ये हमारा भारत से बढ़िया शायद ही कोई देश, मैं गारंटी तो नहीं कहता, लेकिन गर्व है हमें भारत और भारतीय होने पर। क्या आप लोगों को भी गर्व है? तो अपने वतन के लिए काम करेंगे, खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़ेगा इंडिया।